दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी YouTube चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी क्लासेस डिस्कस की हैं। आज हम इस क्लास में पर्यावरण अध्ययन यानी कि EBS के लिए जो NCERT की बुक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी श्रृंखला में दोस्तों क्लास 5th की NCERT बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है उसे हम डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आपने क्लास 3 की और क्लास 4th की NCERT बुक डिटेल में नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। यदि आपने प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाए हैं तो वो भी देखिए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 यानी कि पाठ नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी आपके लिए कराई जाती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यानी कि ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। और मैं आपको जहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपको पढ़ा देता हूँ और जितने एक्स्ट्रा पॉइंट बनने की कोशिश होती है वो भी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सुनिए क्या है, देखिए। तो डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। देखिए अब मैं बताता हूँ, इस पाठ में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। यानी कि मैं बता दूं आपको, इस पाठ में जो चर्चा की गई है दोस्तों, जो आपको पता है कि माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोही होते हैं, उनको पर्वत पर जाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी के बारे में यहाँ इस पाठ में चर्चा की गई है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो पॉइंट हमें मिला था कि इस पाठ में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, जो संस्था पहाड़ों या पहाड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण देती है, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आप देख रहे होंगे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में। पहला पॉइंट यही बनता है। ठीक है, चलेंगे। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं क्या होती हैं। तो देखो एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही आ गया था, उनसे पूछा था, हम लोगों से पूछा था कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ग्रुप लीडर को क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये ए ऑप्शन BCD करके, और फिर एक में ABC सही है, दो में BCD सही है, ऐसे करके आपको टिक करना था। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ग्रुप लीडर के लिए आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई भी पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग चढ़ना स्टार्ट करेंगे इस पहाड़ पर, इस पहाड़ की चोटी पर मान लीजिए ये हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए एक कोच की आवश्यकता होगी, यानी कि एक ग्रुप लीडर की आवश्यकता होगी, एक शेरपा की आवश्यकता होगी। ठीक है, वही आप लोगों को इस पीक पॉइंट तक ले जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां हैं वो बताई गई हैं। तो सुनिए ध्यान से, देखिए पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी कि जितनी भी टीम जाती है, ठीक है, उनका सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। यानी कि ग्रुप का मान लीजिए 12 लोगों की सदस्यों की टीम गई, ठीक है, तो 12 लोगों को आगे बढ़ने के बाद ही खुद को आगे बढ़ना। ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना, यानी कि किसी को थकावट वगैरह हो रही है तो उसे हाथ पकड़ के ऊपर तक ले जाना या चढ़ाना। ठीक है, रुकने के लिए जगह ढूंढना। देखो अब पर्वत है भाई, वहाँ ऊपर जाने के लिए जो शेरपा होगा या माउंटेन जो लीडर होगा वही जगह ढूंढेगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि आप टूर वगैरह पर कहीं जाते हैं तो आपके जो सर होते हैं, सर जो टीचर्स लोग होते हैं, वही आपके लिए स्टे का जो जगह है वो तैयार करते हैं या अपना प्लान बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। अगर सदस्य का कोई वो टीम का सदस्य कोई बीमार पड़ गया है तो उसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा चलेंगे आगे, थोड़ा देख लेते हैं। सबके खाने पीने का इंतजाम को देखना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हंसते माफ़ कर देना है। देखिए 12 लोगों की टीम है, अगर किसी मान लीजिए किसी सदस्य से अगर गलती हो जाती है तो उसको हंसते हंसते माफ़ कर देना है। यही ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं और यही कई बार पूछी गई हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो ये जिम्मेदारियां पूछी गई हैं दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है, अगर वो देख रहे होंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो पर्वतों पर ले जाता है या ठीक है, अगला पॉइंट है कि रोज सुबह नाश्ते में विटामिन C और आयरन की गोलियों के साथ गर्म गर्म चॉकलेट वाला दूध देना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है
ठीक है। तो ये तो इतनी तो यहाँ तक तो थी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियाँ, वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं अगला पॉइंट आपके लिए देख रहा हूँ। देखिए, पर्वत से वापस उतरने को पर्वतारोहियों की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये चोटी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी इंसान यहाँ पर पहुँच गया पीक पॉइंट पर, ठीक। तो ये वापस आएगा, इस वापस आने की जो प्लानिंग है, तो हम तो लोग कहेंगे ये वापस आ रहा है, ठीक है। लेकिन पर्वतारोहियों की भाषा में क्या कहेंगे, इसे रैपलिंग कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बछेंद्री पाल दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय की बात करिए तो पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। इनके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, सुनिए। देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बछेंद्री पाल ने चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है कहाँ, तो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ है दोस्तों, उत्तरकाशी में, ठीक है। बछेंद्री पाल ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी। उन्हें गाइड करने के लिए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि बछेंद्री पाल को किसने गाइड किया था, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने किया था, ठीक है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वह महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ाने की ट्रेनिंग देने लगी, ठीक है। देखिए, इनके तैयार होने के बाद ये प्रशिक्षण देने लगी महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कितनी तारीख को, 1984 में, यानी कि 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था, ठीक है। अब देखिए, चुना गया, उसके बाद 15 मई की रात को 18 लोगों की टीम लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर थी। यानी कि बछेंद्री पाल की जो टीम थी दोस्तों, वो 15 लोगों की थी, 15 सदस्यीय टीम थी, ठीक है। और 1984 में ही 18 मई की रात को दोस्तों ये लोग 700 मीटर की ऊंचाई पर थे। वहाँ पर एक घटना हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये लोग पीक पॉइंट पर, मतलब पीक पॉइंट पर नहीं थे, 700 मीटर की ऊंचाई पर थे। कितने, 700 मीटर की ऊंचाई पर थे दोस्तों। तो यहाँ पर एक घटना हुई, ठीक है, ऊंचाई पर थे, लेकिन तूफान आने की वजह से बछेंद्री पाल बर्फ की चादर से ढक गई। देखिए, 15 लोगों की टीम थी, और 15 लोगों की टीम में दोस्तों बहुत सारे लोग घायल भी हुए, इधर उधर हो गए तूफान आने की वजह से। तो कह रहा है आपसे कि बछेंद्री पाल भी चादर से ढक गई। फिर ग्रुप के लोगों ने उन्हें ठीक किया, यानी कि चादर से हटाया, तो उनके सर पर जख्म था, ठीक है। एक भयंकर तूफान के बाद भी बछेंद्री पाल आगे बढ़ती गई, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई, तब बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को, यही बात आपको इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को, कब, 23 मई 1984 को 1:07 पर, कब, 1:07 पर दोस्तों 8900 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की फतेह कर ली। आपको भी पता है, ठीक। तो पीक पॉइंट पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, उस पर दोस्तों 23 मई 1984 को 1:07 पर कौन पहुंच चुका था, तो बछेंद्री पाल पहुंच चुकी थी। कौन पहुंच चुकी थी, बछेंद्री पाल पहुंच चुकी थी दोस्तों। इनके साथ एक टीम का सदस्य भी था। कौन था, ये भी आपको याद रखना है कि इनके साथ एक टीम का सदस्य भी था दोस्तों। और लगभग उस चोटी पर यह 43 मिनट तक रही थी। कितने मिनट तक रही थी, 43 मिनट तक। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए, चोटी बहुत नुकीली थी, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए खड़े होने की जगह नहीं बन रही थी। तो इन लोगों का जो हथौड़ा होता है, या मान लीजिए ऐसे कुछ भी जो पिन होती है, वो पिन को अपने पैरों में बांध के किसी भी तरीके से ये 23 मिनट तक जो भी फोटो वीडियो बनाने थे, वो इन्होंने 43 मिनट तक रहकर वो किया, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर पहले कदम रखा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर थी, ठीक है दोस्तों। और बछेंद्री पाल भारत की सबसे पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। चीन में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा के नाम से चीन में इसे जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात मैं बता दूं आपको कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं, वो हैं बछेंद्री पाल। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली विकलांग महिला एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन है, तो वो हैं दोस्तों अरुणिमा सिन्हा जी। कौन है? अरुणिमा सिन्हा जी हैं दोस्तों। अरुणिमा सिन्हा जी के लिए मैं एक अलग से उनकी बायोग्राफी पर वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लीजिए, ठीक है। चलेंगे आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों चैप्टर हमारा जो 9 था वो यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है और उसकी नाम है, वो है बोलती इमारतें। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बोलती इमारतों में क्या है, तो दोस्तों गोलकुंडा एक किला है हैदराबाद में, उसके बारे में चर्चा की गई है, कैसे बना था, किस तरीके से बना था, वो सारी की सारी बातें मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूं, तो सुनिए। तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में, इसमें 87 बुर्ज हैं। पहला अगर छोटा सा क्वेश्चन यही बनेगा आपसे कि गोलकुंडा किला कहाँ पर है, तो दोस्तों बात आपको हैदराबाद की करनी है। कहाँ की करनी है? हैदराबाद की करनी है, ठीक है। हैदराबाद की करनी है दोस्तों, हैदराबाद की करनी है, ठीक है। समझ गए होंगे हैदराबाद कहाँ पर है। चलेंगे, देखिए इस दुर्ग का निर्माण यानी कि गोलकुंडे का निर्माण बारंगल वारगंग बार बारंगल के राजा 14वीं शताब्दी में कराया था। राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। देखिए एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। ये बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा, ठीक है। गोलकुंडा मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, ठीक है। 1200 यानी 512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया। वर्तमान में हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उस उनकी राजधानी रहा, ठीक है, उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। किसने जीत लिया? औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है। कहाँ पर बना है दोस्तों? यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है, जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं। गोलकुंडा में कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। पत्थर की 3 मील लंबी दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव की गरिमा की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। गोलकुंडा के दक्षिण में मूसी नदी बहती है। कौन सी नदी? मूसी नदी बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में भी अभी विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से कि कौन सी नदी है, कितने बुर्ज हैं, कब बनाया, किनके अधिकार में कब गया। तो ये बात आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। चलेंगे आगे, देखिए अगला पॉइंट हम देखेंगे कि सन 1518 से 1687 यह कुतुबशाही सुल्तानों के बाद एक शासक किया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1200 में यह किला मिट्टी का बना हुआ था, यहाँ दूसरे राजाओं का शासक था। हमारे लिए पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा किले पर तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर यह किला में घुस नहीं पाई और उसकी सेना पूरे 8 महीने तक किले से बाहर बैठी रही। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब की सेना यहाँ पर आई थी और औरंगजेब ने ही सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल गोलकुंडा पर किया था, लेकिन औरंगजेब की सेना इस किले में घुस नहीं पाई और पूरे 8 महीने तक यह बाहर बैठी रही, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तोपों का इस्तेमाल किया गया है तो तोपों के बारे में यहाँ पॉइंट समझ लीजिए। टिन प्लस तांबा, ठीक है, टिन प्लस तांबा मिलता है कांसा, ठीक है। ये टिन प्लस तांबा मिलकर क्या बनाता है? कांसा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे।
अगला पॉइंट है, गोलकुंडा के किले में स्थित फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में सुनाई देता है। यानी कि फतेह दरवाजा जो है उसके उस पर खड़े होके कुछ भी बोलो तो जो राजा का महल है उसमें सब चीज़, उसमें सब बातें उसमें सुनाई देती हैं। ठीक है, उसमें हमें एक चीज़ और मिली थी कि मल्लापुर जिला केरल में है। कहाँ पर है दोस्तों? मल्लापुर जिला जो है वो केरल राज्य में है। केरल, ये केरल है ना, तो इसी केरल राज्य में मल्लापुर जिला है। आपसे पूछा सकता है कि मल्लापुर की स्थिति कहाँ पर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो आप करेंगे केरल। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? केरल। आपको पता होगा कि केरल में ही शांत घाटी है। क्या है? शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में ही। उत्तराखंड की बात करेंगे तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 10 तक हमने कर लिया है। बाकी के चैप्टर बहुत जल्दी आपको डिस्कस हो जाएंगे। अदरवाइज आपने 30 जो क्लास 3 और क्लास 4 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए दोस्तों। और आप करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सीटेट के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।